नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज 11वां दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से क्या रहा खास, देखिए संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। लोकसभा से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का दिया जवाब। संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार। विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू संसद के मॉनसून सत्र से निलंबित। लोकसभा में सदन की गरिमा के खिलाफ आचरण करने पर कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में रखा प्रस्ताव। राज्यसभा से अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा के बाद पारित। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 भी उच्च सदन से पारित। सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इसके साथ ही सदन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। विधेयक में सर्वोच्च अदालत के निर्णय में पैरा 86, पैरा 95 और विशेषकर पैरा 164 में स्पष्टता से कहा गया है कि संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज इस विधेयक के लिए विपक्षी दल यहां आ गए, बाकी 9 विधेयक के लिए क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए देश नहीं गठबंधन जरूरी है। मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे कि ये विधेयक जो लेकर आए हैं वो ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। लाने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं। और दूसरा ये मुद्दा उठाया गया कि ये विधेयक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीज़ों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था। आज कुछ अच्छा भी मूड दिखता है। तो मान्यवर, जब तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, प्लीज माननीय मान्यवर, जहां तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है। और अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए
239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं। मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164 ऐप की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239 ए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया है। ये भी सही है कि रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय द सेंटर इन द सुप्रीम कोर्ट क्लेम दैट दिल्ली इज नॉट ए फुल-फ्लेज्ड स्टेट but only a union territory which is an extension of the union। आपको सुविधा ये मैं बता रहा हूं। The parliament is Delhi's true legislation। ये भी अपने कहते true legislation, ये भी अपने कहते। The center has argued, however, the May 11 judgment addresses the contention by acknowledging that though Delhi is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state list and concurrent list। हमें यह कहना है, जब चुनकर नुमाइंदे आते हैं, चुनकर जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, तो क्या उनका लेजिस्लेट करने के अधिकार नहीं दिया जाएगा? लोकसभा ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को सदन की गरिमा के विपरीत आचरण करने के कारण मॉनसून सत्र के बाकी अवधि के लिए आज निलंबित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा, जिसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। नेम करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है आसन के ऊपर उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
श्री सुशील कुमार रिंकू मान्य सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। आईटी और संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने विधेयक पेश किया। वहीं विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और कुछ सदस्यों ने विधेयक को एक बार फिर संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto. This is a cumbersome bill and very different from the original bill which was sent to the standing committee. Under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Lok Sabha, I hereby rise to oppose the introduction of the bill. I oppose it on 3 counts. First of all, a bill which was considered by the Joint Parliamentary Committee, came back to the House, was withdrawn by the government, reintroduced, cannot be introduced as a finance bill. Number 2, it's a bill which requires serious reconsideration by a Joint Parliamentary Committee for the simple reason that it is in complete contradiction to the fundamental right of privacy upheld by the Supreme Court in the Puttaswamy judgment. Number 3, this bill cleaves the entire digital universe into 2 parts. The bill will apply with full force to all non-governmental organizations, and the entire government universe is going to be exempt from it. Sir, as the former chairman of the Standing Committee, let me say that this is a matter that we have repeatedly requested the minister to take the committee into confidence. It is a matter of disappointment that, to the best of my knowledge, the committee has not been asked to study this bill, which, as has been pointed out, has been repeatedly modified by the government and is brought in its 3rd iteration to this House in this condition. Given the vast number of objections you have heard, Mr. Chairman, I would urge that the bill be sent to the Standing Committee for proper examination. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में किसी भी मान्यवर सदस्य ने प्रश्न नहीं उठाया है। जो प्रश्न उठाया है कि क्या ये फाइनेंस बिल है, क्या ये मनी बिल है या जनरल बिल है, मैं एकदम स्पष्ट तरीके से, मान्यवर मनीष तिवारी जी ने कहा था अभी, मैं स्पष्ट तरीके से सदन के सामने आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि ये एक जनरल बिल है, ये मनी बिल नहीं है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। लोकसभा में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, I rise to move for leave to introduce the Pharmacy Amendment Bill 2023. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. इससे पहले विपक्ष के अवरोध के कारण आज भी लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल से कहा कि सभी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आसन पर देखना चाहते हैं। हमें सारे सदन की हर मेंबर स्पीकर साहब से मुरीद है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठासीन कीजिए, जो भी है हमारे आपस में जो भी है मसला। क्वेश्चन नंबर 201। सर, स्पीकर हमारे बात, सर स्पीकर हमारा आपका संदेश, स्पीकर हमारा कस्टोडियन है। आपका संदेश, अपना बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे, चाहे अच्छा लगे या आपका बुरा लगे। संदेश ठीक प्रकार से पहुंचे। प्रश्नकाल शुरू करते हुए प्रश्न पूछने के लिए सदस्य का नाम पुकारा तो विपक्षी सदस्य सदन के बीच आ गए और शोरगुल करने लगे। वे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा और प्रधानमंत्री से सदन में आने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस बीच आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने शोरगुल कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और प्रश्नकाल का सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही
दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार का घरेलू रसोई गैस के लिए राज सहायता बहाल करने का विचार है, अगर हाँ तो ब्यौरा दें। जिसके लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राज सहायता योजना शुरू की है, जिसमें राशि पात्र लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है। जिसके साथ ही सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए हर साल 12 रिफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की निर्धारित राशि को राज सहायता प्रदान कर रही है। बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछा कि देश में सड़क नेटवर्क के उन्नयन और विस्तार के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा दें। इसके लिखित जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 1,46,145 किलोमीटर तक फैला है। मंत्रालय द्वारा देश में राजमार्गों के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम जैसी कई परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से विकास कार्य तेजी से जारी है। सदन दिन भर में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 188 के तहत सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सुरेंद्र सिंह नागर ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक 20 जुलाई 2023 को सदन में डेरेक ओब्रायन के दिए बयान के कुछ हिस्से कार्यवाही से हटा दिए गए थे। इसके बावजूद वीडियो को व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल के माध्यम से बार बार जारी किया गया। ट्वीट के माध्यम से हटाए गए बयानों को बढ़ावा दिया और कथित तौर पर सदन की गरिमा और सभापति के अधिकार का अनादर किया। तथ्यों की जांच करने के लिए राज्यसभा के सभापति ने मामले को राज्यसभा के प्रक्रिया और संचालन नियम 203 के तहत जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ 2 मामलों को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। पहली नोटिस सुशील कुमार मोदी और दीपक प्रकाश ने 25 जुलाई को दिया था, जिसमें संजय सिंह के निलंबन के बाद राघव चड्ढा पर चेयर के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। वहीं डॉक्टर के लक्ष्मण और एस फांगनोन कोन्याक ने संयुक्त रूप से विशेषाधिकार के उल्लंघन का एक और नोटिस दिया था, जिसमें एक निजी टीवी चैनल में राघव चड्ढा पर सदन की कार्यवाही को कथित रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था। राज्यसभा ने खनिज क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुका है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में पर्यावरण, जैव विविधता और खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही खनन प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकारों और संबद्ध मंत्रालयों के साथ ही विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब भारत ने भी समुद्री खनिज संसाधन के दोहन का दायरा बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए देश को लिथियम के साथ साथ कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों की भी बड़ी मात्रा में जरूरत है। इसके साथ ही कहा गया कि खनिज ब्लॉकों का आवंटन पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन साथ में सख्त नियम ये भी बताया गया कि यदि कोई कंपनी ब्लॉक में 4 वर्ष तक खनन कार्य शुरू नहीं करती है तो उसकी लीज रद्द कर दी जाएगी। जिसके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कंपोजिट लाइसेंस जो हम देते हैं वो भी ऑक्शन के थ्रू होगा, प्रोडक्शन लीज जो देते हैं वो भी ऑक्शन के थ्रू होगा, और इसके साथ ही साथ OMADR ट्रस्ट हम रचा रहे, इसके मैं एक्सप्लेन भी किया हूं। द ऑफशोर एरिया all laws are applicable, and not only that, section 19 and section 20 of the act clearly specifies that all protection to marine environment and person will be ensured. There is a provision in the law by section 19 and 20. And before notifying any offshore area for the grant of lease, ministry will consult many ministries, including Ministry of Fisheries, Forest, Climate Change, and Home Ministry, Defense Ministry, and State Government. इसमें जो है एटॉमिक मिनरल युक्त ब्लॉकों का EL और PL, KL, PSU को दिया जाएगा। अगर एक्सप्लोरेशन करते करते अगर एटॉमिक मिनरल्स मिलता है तो भी देन दैट विल बी अगेन गो टू दी PSUs and it will not be with the private people. और इसमें ये भी कभी कभी क्या होता है, ये ऑनशोर माइनिंग में भी होता है और ऑफशोर माइनिंग में भी होता है। ब्लॉक्स ऑक्शन में ले लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर 4 बरस तक वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उनका जो लीज होल्डर का इनका हम लीज खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर प्रोडक्शन शुरू करके 2 बरस तक वो बंद रखते हैं तो भी उनका प्रोडक्शन बंद, उनका लीज कैंसिल हो जाएगा। Amendment bill seeks to provide transparency in the allocation of minerals from the country's offshore basins, with a provision for granting production leases only through auction and keeping a reservation for government entities and PSUs. This is the first time that the nation is opening up to provide vast mineral resources on offshore areas for the country's development and the country's growth. वैसा ही ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट ये बिल में निर्माण किया गया, और इसमें रॉयल्टी के अलावा वो प्रोडक्शन करने वाले, एक्सप्लोरेशन करने वाले लाइसेंसी जो रहेंगे उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इसका फायदा यह होगा कि यह ट्रस्ट के माध्यम से जो काम किए जाने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A grant of mining lease companies under the Mines and Minerals Corporation 1957. The auction process also generated additional source of revenue to state governments. That is the thing what is said. Appreciating that class, because when he's bringing that kind of classes, definitely state governments also getting lot of benefits. This DMF is not being properly used by the respective states. In fact, this fund is supposed to be used for the welfare of the people who are involved in it. But the government of India has to interfere or monitor or have a audit. Otherwise, the fund collected for the welfare of these people are not being properly used. I'm not saying that they should be undermined. They should be carried out because they are very important for the country's development and economic growth. It should not, however, it should not come at the cost of the people residing in the coastal areas, sir. Sir, and at the cost of damaging the environment also. Sir, there is a parallel need to protect the socio-economic well-being of the people who depend on the oceans and for their livelihood, sir. राज्यसभा ने आज प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें पत्रिकाओं के लिए पंजीयन कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आतंकी गतिविधियां या अवैधानिक गतिविधियों के लिए सजायाफ्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधि चलाने वाले को पत्रिका प्रकाशन की अनुमति नहीं मिलेगी। बगैर पंजीयन के पत्रिका के प्रकाशन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रेस और बुक्स निबंधन कानून 1867 के स्थान पर यह विधेयक लाया गया है। इसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक जिला मजिस्ट्रेट से टाइटल जारी किया जाता था, जिसमें आमतौर पर 6 महीने का समय लगता था।
अब इस कानून में ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है और 60 दिनों में खुद ही टाइटल को मंजूरी मिल जाएगी। सपोज उड़ीसा से आए, कहीं से अगर आए, जो समझ न पा रहे हैं और जो बैठे हैं, उनके लिए कम से कम ओरिजिनल लैंग्वेज से एक मेंबर होना चाहिए उस बोर्ड में, जो कि जो अपील करने के लिए आते हैं उनको ठीक तरह से सुने और उनको सही तरह से उनको जस्टिस मिले। This is a lengthy process of 6 months to 1 year or maybe more. But this new bill, this new bill will enable in doing all these things in a very simplified, a very smart way. Everything will be available online. One has to apply online. Sir, I would suggest the government could consider whether this could be deposited by way of an electronic form instead of physically being delivered, because it's otherwise facilitating the ease of business. I am simply making that, putting the registration side, waiting for that, all is simplified it. I appreciate that. हमारी बहनें भी बहुत प्रकाशित करती है, उसमें एक महिला भी सदस्य हो अपीलीय बोर्ड में तो और अच्छा रहेगा, पत्र पत्रिकाओं में और नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से भी। Bring about the specific laws and regulations to address this menace of fake news, sir. To engage with sections of the media, the Press Council of India, and to really ask them to really respond. You cannot be a party to such outrageous international defamatory attempts. This is also a part of India Defame campaign. So therefore, I don't think we should take it lightly. अगर इस तरह से किसी प्रकार का कोई भी मीडिया हुआ, चाहे पत्र हुआ, चाहे प्रकाशन हुआ, चाहे टीवी चैनल हुआ, चाहे हमारा फेसबुक हुआ, कुछ भी हुआ, अगर किसी प्रकार का अश्लीलता वाला बोध होता है तो उसको समाप्त करने का कष्ट करें। उस समय 8 ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थे कि आपको 8 कदम, 8 स्टेप्स थे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात जो आपने शुरू में कही, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है। और ये ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर अगर डिप्टी कमिश्नर, यानी कि कहाँ करनी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके सामने और आरएनआई में ये ऑनलाइन करना है। अगर 60 दिन के अंदर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो आरएनआई का, यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा है, प्रेस रजिस्ट्रार है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद उनको अनुमति दे सकता है। यानी कि जो 2-3 साल का समय था, अब वो मात्र 2 महीने से 3 महीने तक का रह गया है। एक बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि है। न्यायिक परिसरों को दलालों से मुक्त कराने वाला अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 आज राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन होगा। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक से वकीलों और मुवक्किलों के बीच दलालों से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। इससे लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 में दलालों से संबंधित कुछ प्रावधानों को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के लिए बीमा दायरे में लाने का प्रयास करेगी। विधेयक में उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश और राजस्व अधिकारी अपने परिसरों में दलालों की सूची बना सकेंगे और उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेंगे। दलाल पर 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की कैद या सजा या दोनों सजा दी जा सकेगी। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा रहना चाहिए ना। हाँ, इसलिए लाएंगे। तो इसके मैं बैठे मैं कभी तो नहीं हूं आपकी तरह, लेकिन बैठे मैंने यहां लिखा, न्यायालय का परिसर हो साफ सुथरा। रूपाला जी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। न्यायालय का परिसर हो साफ सुथरा। इस संशोधन से बिना दलाली के भी होगा काम पूरा। कोई जरूरत नहीं थी दलाल देने की। कोई, मैं राम जी अभी ठीक कह रहे थे, मैं एडवोकेट हूं। उनके लिए तो आईपीसी में प्रावधान है ना साहब, वो कोई हटाया थोड़ी हमने, वो रहेंगे ही। कि कोई गलत परिचय देकर के किसी को ठगता है, 420 करता है, वो प्रावधान आईपीसी में है ही, वो अपना आप रहेंगे, वो हटाया नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पटनायक साहब, वो रहेंगे।
लेकिन ये जो टाउट्स वाला है ये इसलिए जरूरी माना गया कि ऐसे लोग हैं जो वकील के पास चले जाते हैं कि साहब मैं कोई क्लाइंट ले आऊं क्या, क्लाइंट को कह देते हैं वकील मेरे जान पहचान का है, या आगे भी चल करके कह देते हैं जज भी मेरे जान पहचान का है? तो ये सब चीजें फिर साफ सुथरा कैसे होगा न्यायालय परिसर? जब सर्वोच्च भारत अभियान चल ही रहा है तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम इस बिल को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। राज्यसभा में आज सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को अस्वीकार करने की जानकारी दी। Discussion on Manipur is imperative, and in the heart of hearts, everyone wants it. Let me remind you, at the very first instance, I conceded to the notice under Rule 176, and the government very promptly agreed for a discussion. I had fixed, in consultation with the leader of Council of States, date and time. Supplementary list of business was drawn. I had indicated from this chair that 2.5 hour short duration discussion time limit will not apply. I had indicated to everyone that I will allocate as much time as all segments of the House need to avail for making an input. That opportunity did not fructify. I do not wish to engage into blame game. We in this House have to set an example even for every theatre of legislature in the country. So, in a sense, I am happy that an honorable member of this House has focused on a very substantive aspect that we need to discuss, debate, engage into dialogue on Manipur. विपक्षी दलों की ओर से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है और सरकार मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this House. The government has been very proactive in its actions, and right from the day one, we have been requesting the chair, requesting all the honorable members through you, sir, that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message appealing for peace. We must, all of us collectively, work towards peace and stability and bring back that healing touch to Manipur. Government has taken every initiative possible on every occasion to appeal to all sections of the House to discuss this issue. राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर कहा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने की जरूरत नहीं है जिसे 2014 से 2019 में देश में चुनावी जनादेश और वैश्विक मान्यता मिली हो। सभापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी के बचाव की आवश्यकता नहीं है, मुझे संविधान की रक्षा करना आवश्यक है। We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. India is the only democratic nation in the world that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, he has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. We must be proud of it. No, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before.
The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. The Prime Minister, honorable members, after 3 decades of coalition governance under the leadership of the Prime Minister, you had 2014, you had 2019 electoral results. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right, I am not required to defend left, I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। Earlier chairman of Visakhapatnam Port Trust is on the record saying that the cruise terminal building and cruise berth would be operational by April 2003, but so far, now we are in the month of July, August, and so far the operations have not been started, and the terminal building is not ready, and it is not ready for inauguration, sir. सर, कोरोना की वजह से थोड़ा सा विलंब जरूर आया है। 21 और 22 में कोरोना की वजह से विलंब के कारण हमको थोड़ी परेशानी, हमको ही नहीं पूरे विश्व में हुई है। माननीय बिल्कुल तैयार है, बन के तैयार है। ये आपका जो आज प्रश्न है, मैं बहुत ही मान्यवर से ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य जी से कि जिस समय चाहेंगे उस समय हम उसका उद्घाटन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये वीवीटी को करना है। हम तो इसमें सहायक हैं, हम पैसा देते हैं। उन्होंने कहा आधा पैसा दे दीजिए, हमने दे दिया है। हमने अभी बैठक में भी आ गया, उन्होंने कहा जिस समय चाहेंगे वो तैयारी इसकी कर रहे हैं। इस टाइम से खेल को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था किया है, और नॉर्थ ईस्ट को जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ा है, दूसरी कारण से अभी खेल से भी जोड़ रहे हैं। दो इट इज स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट, बट व्हाट स्टेप्स आर टेकिंग बाय द गवर्नमेंट। कि जहां पूर्व की सरकारों में केवल लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, और 2014 से लेकर अब तक खेलों को लेकर इतनी गंभीरता से काम हुआ कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर किसी क्षेत्र के लिए दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के लिए दी गई। ये दिखाता है कि सरकार का नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रेम भी और काम भी। इसी साल 2023 में देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स दे दिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर जिला में एक नहीं, बाकी जगह एक सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हर जिला में 2-2 सेंटर भी लगभग देने का काम हमने किया है। जो 227 खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर्स हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए दिए हैं। About the outcomes relating to increasing the physical infrastructure in northeastern region, especially with regarding to water, power and connectivity, the road connectivity, rail connectivity. हमारा नेशनल हाईवेज, इसमें हमारी 261 फुट का काम हो गया है, चल रहा है, और ये 1,05,000 करोड़ रुपए 2014 के बाद हमने खर्च किया है। और इसी तरह से रेलवे में, आज रेलवे में नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ साथ हमने बांग्लादेश के भी ट्रैक बनाने का काम किया है, और इसमें 81,941 करोड़ रुपए से हम 1,909 किलोमीटर का ट्रैक हमने बनाने का काम किया है। एयरपोर्ट के विषय में भी बताया कि 9 एयरपोर्ट 2014 से पहले थे, लेकिन आज हम 17 एयरपोर्ट हम कर चुके हैं। मैं शिक्षा के संबंध में मैं कहूँ तो नए विश्वविद्यालय स्थापित हमने जो किए, नए विद्यालय स्थापित किए हैं 843। उच्च शिक्षा में 8 नए MBBS कॉलेज बनाने का काम किया है, 2 नए IIT कॉलेज बनाने का काम किया है, एक नया IIMC बनाने का काम किया है, एक नया एम्स हमने गुवाहाटी में बनाने का काम किया है। आइए देखते हैं सदन में आज का कोट ऑफ द डे क्या है। कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।